पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा 30 मार्च 2021 को जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन के अनुसार यदि एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी की सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है या फिर वो नौकरी करते हुए शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं और उस विकलांगता की वजह से वो नौकरी करने में असक्षम हो जाते हैं, तो उन्हें यहाँ पर सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के तहत फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाएगा और विकलांगता होने पर उन्हें सीसीएस पेंशन यानी सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939 के तहत डिसेबिलिटी पेंशन का भुगतान किया जाएगा। लेकिन इन दोनों फायदों को लेने के लिए सरकारी कर्मचारी को अपना ऑप्शन फॉर्म भरकर संबंधित अधिकारी को जमा करना है और इसके संबंध में डिपार्टमेंट के द्वारा फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 2 जारी किए गए हैं। तो फॉर्म नंबर 1 और 2 को किस तरीके से आपको भरना है, कौन कौन सी जानकारी आपको उस फॉर्म्स में देनी है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि हर एक टॉपिक को इसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट सबसे पहले देखने के लिए तो आइए शुरू कर लेते हैं यहाँ पर ये वीडियो। दोस्तों आगे बढ़ने से तो सबसे पहले यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं फॉर्म नंबर 1 के बारे में कि कौन कौन सी जानकारी आपको यहाँ पर भर कर देनी है। तो ये फॉर्म जो जारी किया गया है वो आपके सामने है और इस फॉर्म के बारे में अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वो बताना चाहिए कि जो सीसीएस एनपीएस इम्प्लीमेंटेशन रूल 2021 का रूल नंबर 10 है उसके तहत सरकारी कर्मचारी को यहाँ पर ये अपना ऑप्शन फॉर्म भरकर संबंधित अधिकारी को देना है। तो ऑप्शन टू अवेल बेनिफिट इन केस ऑफ डेथ और डिस्चार्ज ऑन इनवैलिडेशन और डिसेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट और एनपीएस सब्सक्राइबर ड्यूरिंग सर्विस, यानी कि इन सर्विस के दौरान ऐसा कुछ हो जाता है तो कौन सा बेनिफिट यहाँ पर सरकारी कर्मचारी को लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आई यानी आपका नाम यहाँ पर आपको लिखना है हियर बाई एक्सरसाइज ऑप्शन दैट इन द इवेंट ऑफ माई डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी और रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ इनवैलिडेशन और डेथ ड्यूरिंग सर्विस बेनिफिट्स अंडर सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 और सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939 एज द केस में बी पेड टू मी और माई फैमिली, जो भी है उस कंडीशन में मेरे परिवार को उसके लाभ दे दी जाए। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर आपको बता देते हैं, फिर बेस्ट कौन सा है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है कि आई आपका नाम यहाँ पर आपको लिख देना है हियर बाई एक्सरसाइज ऑप्शन दैट इन द इवेंट ऑफ माई डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी और रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ इनवैलिडेशन और डेथ ड्यूरिंग द सर्विस बेनिफिट्स में बी पेड टू मी और माई फैमिली as the case may be based on the accumulated pension corpus in individual pension account under the national pension system in accordance with the CCS implementation of NPS rules 2021। उसके बाद में आपको यहाँ पर करना है आपका सिग्नेचर, आपका लिखना है नाम और लास्ट में आपको लिखना है डेजिग्नेशन, आपका ऑफिस का नाम और आपके टेलीफोन नंबर, प्लेस एंड डेट लिखकर ये आपको भर देने हैं। और अब यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है उसके बारे में भी। तो हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर जैसे कि आपको भी ये मालूम है एनपीएस में किसी भी प्रकार की फिलहाल गारंटी नहीं है और यदि एक सरकारी कर्मचारी समय से पहले एनपीएस से बाहर निकलता है, चाहे वो मौत के मामले में हो या फिर वो वीआरएस के मामले में हो, उसका जो 80% पैसा है वो एन्युटी में लगा दिया जाएगा और जो 20% पैसा है वो आपको दिया जाएगा, जो कि काफ़ी कम यहाँ पर रहेगा। तो इसीलिए यदि आप ऑप्शन फर्स्ट वाला चुनते हैं तो आपका जो पैसा है, आप खुद का जो आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है एनपीएस में वो आपको मिल जाएगा और सरकार का जो पैसा है वो सरकार के खाते में चला जाएगा और आपकी फैमिली को यहाँ पर सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के तहत फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाएगा। और आपका यदि डिसेबिलिटी की वजह से नौकरी से निकाल दिए जाते हैं, आप नौकरी करने में असक्षम होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939 के तहत डिसेबिलिटी पेंशन का भुगतान किया जाएगा, जो कि आपकी जो लास्ट बेसिक पे है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रहेगा फिलहाल एनपीएस की तुलना में। तो इसी की वजह से जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हर एक केंद्रीय कर्मचारी जो कि एनपीएस में कवर्ड है उसके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा। फिर भी आप आपकी सुविधा के अनुसार ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फॉर्म नंबर 1 है। उसके बाद में आपको कौन कौन सी जानकारी यहाँ पर भरनी है जो आपको बता दिया गया है और इतना भरने के बाद में इस फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। आपका जो हेड ऑफ द ऑफिस है
उसको उसको यानी कि जो कंट्रोलिंग सेक्शन आपका है वहाँ पर आप इसे सबमिट कर देते हैं, जो कि आपके सर्विस रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करते हैं उस सेक्शन में आपको इसे सबमिट कर देना है। और उसके बाद में जो हेड ऑफ द ऑफिस है या फिर जो ऑथोराइज्ड गजेटेड ऑफिसर है वो सारी उनकी जो फॉर्मेलिटीज है वो यहाँ पर लिखेगा, जैसे कि आपका एप्लीकेशन उन्हें मिल चुका है, आपका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, आपका डेजिग्नेशन, आप कौन से ऑफिस से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर आपकी ये जो ऑप्शन है उसकी एंट्री आपके सर्विस बुक में की जाएगी। फिर जो गजेटेड ऑफिसर और एचओडी है वो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा। सिग्नेचर करने के बाद में यहाँ पर आपका डेट ऑफ रिसीट और फाइनल जो आपकी यहाँ ऑप्शन है ये आपके सर्विस रिकॉर्ड में एंट्री कर दी जाएगी और इसे सेफ कस्टडी में रख दिया जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्म नंबर 1 आप जरूर भरें और जितना जल्दी आप इसे भर देते हैं वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि सरकार ने मार्च 2024 तक का टाइम यहाँ पर दिया हुआ है कि मार्च 2024 तक ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहेगा। यदि कोई सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसकी फैमिली को 2024 तक CCS पेंशन रूल्स 1972 के तहत ही फायदे दिए जाएंगे। लेकिन बेहतर होगा कि जितना जल्दी आप ये ऑप्शन फॉर्म भर के दें उतना अच्छा रहेगा आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, क्योंकि अनहोनी कभी भी किसी के साथ कहीं भी घटित हो सकती है। अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि जो फॉर्म नंबर 2 है उसके बारे में, इसमें आपको कौन कौन सी जानकारी यहाँ पर आपको भरनी है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध हमारा रहेगा कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें आपके दोस्तों के साथ में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें हर एक यूजफुल जानकारी सबसे पहले देखने के लिए। तो आइए चर्चा कर लेते हैं फॉर्म नंबर 2 के बारे में। तो ये फॉर्म नंबर 2 है जिसमें आपको आपकी फैमिली की पूरी डिटेल यहाँ पर भर के देनी है कि फैमिली में कौन कौन है, आपके कितने बच्चे हैं, पेरेंट्स में कौन कौन है, क्या उनका एज है, ये सारी जानकारी भर के आपको संबंधित अधिकारी को जमा करनी है। और इसके लिए भी CCS NPS जो इम्प्लीमेंटेशन रूल्स 2021 हैं उसके रूल नंबर 10(3) के तहत ये कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी को फॉर्म नंबर 2 में अपनी फैमिली की डिटेल्स भी अनिवार्य रूप से सबमिट कर देनी है। और यहाँ पर ये भी कहा, आपको बताना चाहेंगे कि आपका जो ओरिजिनल फॉर्म नंबर 2 है ये हमेशा सरकार आपका जो ऑफिस है उसके पास में रहेगा। इसमें फैमिली का यदि आपको कुछ एडिशन करना है या फिर डिलीशन करना है उसके लिए एक सेपरेट आपको रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी और उस रिक्वेस्ट के आधार पर आपका जो ओरिजिनल फॉर्म है फॉर्म नंबर 2 उसमें आपके हेड ऑफ द ऑफिस के द्वारा एडिशन और डिलीशन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला सीरियल नंबर है कि द ओरिजिनल फॉर्म सबमिटेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट सब्सक्राइबर इज टू बी रिटेन्ड, ऑल एडिशंस और अल्टरेशंस आर टू बी कम्युनिकेटेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट और रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट सब्सक्राइबर along with the supporting documents and the changes shall be recorded in this form under the signature of HOD in column number 7, जो कि आपको आगे बताया जाएगा। नो न्यू फॉर्म विल बी सब्सटीट्यूट द ओरिजिनल फॉर्म, यानी कि एक बार आपने जो फॉर्म सबमिट कर दिया उसे दोबारा से रिप्लेस नहीं किया जाएगा। जो भी अल्ट्रेशन और डिलीशन है वो आपको फॉर्म नंबर जो ओरिजिनल फॉर्म है उसी में ही करना है। और इसके समय पर आप यानी जो फैमिली की सारी जानकारी वो आपको भर के देनी है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि रिटायरमेंट के समय पर आपको एक बार फिर से सारी जानकारी यहाँ पर भरनी है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन है फिलहाल मौजूद, उसकी जानकारी आपको रिटायरमेंट के समय पर एक बार फिर से भर के देनी है। फिर यहाँ पर जो सारे आपका स्पाउस है, बच्चे वगैरह हैं और पेरेंट्स या फिर जो एलिजिबल सिबलिंग्स हैं उनकी जानकारी भी आपको इस फॉर्म नंबर 2 में भरकर देनी है। और फिर आपका जो HOD है वो इस फॉर्म की रिसिप्ट जो डेट है उसे एक्नॉलेजमेंट करेगा और जो सारे अल्ट्रेशन और डिलीशन है उसे भी यहाँ पर आपके फॉर्म नंबर 2 में एंट्री यहाँ पर की जाएगी। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि द रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट सेल अटैच द डिटेल्स ऑफ चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर आफ्टर रिटायरमेंट इन द प्रोफार्मा प्रेस्क्राइब्ड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर OM डेटेड 4 नवंबर 1992, यानी कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन्हें भी यदि अपना ऑप्शन चेंज करना है तो वो यहाँ पर डिपार्टमेंट के द्वारा 4 नवंबर 1992 को जारी किए गए आदेश के अनुसार अपना ऑप्शन चेंज कर पाएंगे। और फिर यहाँ पर ये भी कहा गया कि कॉपीज ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स टू बी अटैच्ड, कॉपीज ऑफ एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल शुड बी अटैच्ड, यानी कि आपकी फैमिली के संबंध में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में हैं जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हुआ, आधार कार्ड नंबर हुआ, अन्य कोई सर्टिफिकेट है उनका, तो वो सारा आपको अटैच करना है। अटैच करने के बाद में ही ये फॉर्म आपको सबमिट करना है, जिससे क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो बेहद ज़रूरी है और आइडेंटिटी का भी एक बेहद ज़रूरी है। जैसे कि आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, पैन कार्ड भी यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स का लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, फिर जो NPS का सब्सक्राइबर है उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन और उसका नेशनलिटी जो कि इंडियन है वो आप यहाँ पर भर दीजिए। फिर यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि फैमिली डिटेल्स में कौन कौन सी जानकारी आपको देनी है उसके बारे में। तो यहाँ पर कॉलम नंबर 7 में आप देख सकते हैं कि जो डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स, तो इसमें सबसे पहला जो कॉलम है उसमें सीरियल नंबर
उसके बाद में आपका नेम ऑफ द फैमिली, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका आधार नंबर कंपलसरी नहीं है, आपके पास में है और यदि आप देना चाहें तो दे सकते हैं। फिर आपके साथ में उसका संबंध क्या है, रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट सर्वेंट, उसका फिर मैरिटल स्टेटस यानी कि शादीशुदा है या फिर वो अनमेरिड है, फिर रिमार्क्स, और लास्ट कॉलम में ये जो कॉलम दो लास्ट के 2 कॉलम है, ये दोनों कॉलम भरे जाएंगे आपके एचओडी के द्वारा, जिसमें डेटेड सिग्नेचर ऑफ द हेड ऑफ द ऑफिस। यदि कुछ चेंजेस वगैरह किया है, नाम डिलीट वगैरह किया है, तो ये दोनों कॉलम एचओडी के द्वारा भरे जाएंगे। और इस तरीके से ये फॉर्म नंबर 2 का सारे कॉलम्स हैं, कॉलम नंबर 7 और 6, और ये सारी जानकारी आपको भर के संबंधित अधिकारी को देनी है। और यहाँ पर आपको अंडरटेकिंग में देनी है कि आई हियर बाई अंडरटेक टू कीप द अबव पार्टिकुलर्स अप टू डेट बाय नोटिफाइंग टू द हेड ऑफ द ऑफिस एंड एडिशन और अल्ट्रेशन, कुछ भी आपको इसमें चेंजेस करने हैं तो उसकी जानकारी भी आप एचओडी को समय पर टाइम टू टाइम देते रहेंगे। और फिर आपका ईमेल, मोबाइल नंबर, प्लेस, डेट और सिग्नेचर, इतना करने के बाद में आप ये फॉर्म भी और सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद में इनको आप सबमिट कर दीजिए आपके एचओडी को। एचओडी इसकी एंट्री आपके सर्विस रिकॉर्ड में भी कर देगा और आगे की कार्रवाई के लिए इसको सीआरए के पास में भी भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से एनपीएस में और सरकारी कर्मचारी की सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है या फिर वो शारीरिक विकलांगता की वजह से नौकरी से निकाल दिए जाते हैं, फिर नौकरी करने में असक्षम वो हो जाते हैं, तो उनको पुराने पेंशन नियमों के तहत ही फैमिली पेंशन का लाभ और डिसेबिलिटी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। तो जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक यूजफुल जानकारी सबसे पहले देखने के लिए।